आइए बच्चों, क्लास 10th की साइंस का एक टॉपिक है रेजिस्टेंस और इस पूरी वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डेप्थ में और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। रीजन बीइंग, जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर फ्रेम कर रहा है, जिस हिसाब से अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम पेपर को फ्रेम कर रहे हैं, तो जो बच्चे केवल आखिरी में इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हैं, वन शॉट पढ़ के जा रहे हैं, उनका पेपर लगभग खराब हो रहा है। रीजन बीइंग, अब इस तरीके से डेप्थ एंड डिटेल में क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है, तो जो बच्चा प्रॉपर हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेगा वही बच्चा बोर्ड एग्जाम पेपर में पेपर को सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए वन शॉट पे ना फोकस करके एक एक टॉपिक को आराम से बहुत अच्छे से डेप्थ और डिटेल में डिस्कस करने की मेरी कोशिश है इस चैनल पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी घंटी नहीं बजाई है तो घंटी जरूर बजा लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस के हमारे पास दो डेफिनेशंस होती है, एक होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन और एक होती है हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टेंस मैथमेटिकली क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं। यहां पर आप सभी ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में V बराबर होता है बेटा IR। यहां पर V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो अगर यहां से इसे ऐसे लिख सकते हैं IR बराबर V, तो अगर यहां से R निकालोगे तो R जो होगा वो V अपॉन I के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? यहां से जो हमारा R यानी रेजिस्टेंस होगा वो V अपॉन I के बराबर होगा। ये पार्ट समझ में आया? तो अब यहां पर मैथमेटिकली देखिए हो क्या रहा है। ठीक है, V को कौन डिवाइड कर रहा है? I। सो द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन क्या बनी? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। या किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। किसी सर्किट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। और अगर उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I। सो V और I का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा हमारा क्या बेटा? रेजिस्टेंस। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ये जो भी लिखा है वो यही लिखा है कि एक सर्किट में एक सर्किट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V और अगर उसके अंदर करंट है I, सो इस V और I का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो R होता है। रेजिस्टेंस का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है? R होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर कोई भी कंडक्टर हो तो बेसिकली उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं कि नहीं होते? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं। अब इन न्यूक्लियस के एंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है। वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हमने माना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक न्यूक्लियस में एक एक है। तो जब इसको, ठीक है, जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया जाएगा या बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा या किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से करंट कनेक्ट किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपको पता ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देते हैं। तो आपको खुद पता चल रहा है, दिख रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से टकराएंगे। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? बाधित हो रहा है, रुक रहा है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक रहा है तो जाहिर सी बात है करंट का भी फ्लो रुक रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो करंट कहलाता है। करंट की एक तो डेफिनेशन है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट या द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो करंट कहलाता है। सो यहां पर जब कभी भी ये जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कंडक्टर कैसा भी हो, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? बाधित होता है, रेजिस्ट किया जाता है। सो हर कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो क्या बना? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट या इन इट। और यहां पर भी इसका डेफिनेशन, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? R। तो R करंट रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है? R होता है। तो आपको दो दो डेफिनेशन बताइए, इसीलिए कहा कि यहां पर वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम इसको डेप्थ और डिटेल में कवर करेंगे, तो मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो मान करके चलते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, उस सर्किट में फ्लो होने में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है? हमारा I एम्पियर का। ठीक है, एक सर्किट है और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है? I एम्पियर। ठीक है, अब
यहां पर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, V। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में R का फॉर्मूला होता है V बाय I। याद रखिएगा, ऑलरेडी आपको बताया ओम्स लॉ में, आप सभी ने पढ़ा V बराबर IR। तो यहां पर R का फॉर्मूला क्या होगा, V बाय I। क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बात करेंगे इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है बेटा ओम। याद रखिएगा, एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। अब ये सिंबल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये एक ग्रीक लेटर है। ये क्या बेटा, ये एक ग्रीक लेटर है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, और ये एक ग्रीक लेटर है, और इस ग्रीक लेटर का नाम ओमेगा होता है। यहां लिखा नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इस सिंबल का नाम क्या है बेटा, ओमेगा। ठीक है, इस लेटर को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी यूनिट है बेटा वोल्ट पर एम्पियर है। अब ध्यान से देखो, यहीं पर ऑब्जेक्टिव घुमा करके पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग ओम 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 रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट ये जो दूसरी यूनिट है, हमने कई बार देखा बच्चे वोल्ट पर एम्पियर भी रटते हैं, याद करते हैं, बट वो कैसे फ्रेम हुई है, कैसे बनी है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अब अभी आपको बताया आर का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर V क्या है, पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है बेटा, करंट। और R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, R यहां पर क्या है बेटा, हमारा रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या हो गया, हमारा करंट। ठीक है, सो अब ध्यान से देखना, ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट होती है बेटा वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और यहां पर I करंट होता है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और R की क्या होती है, ओम। ठीक है, सो यहां से एक रिलेशन बनता है ओम बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ओमेगा इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन ए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर वी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कहां से आया, अब ऑब्जेक्टिव में पता लगे आपने ये पढ़ करके, ये रट करके गए और वहां पर इसको ऐसे लिख दिया गया, या आपने केवल ओमेगा पढ़ा है, अब यहाँ सॉरी ओमेगा पढ़ा है या ओम पढ़ा है, तो ओम किसके बराबर है, वी अपॉन ए के बराबर आ रहा है ना, तो ओम की जगह वी अपॉन ए या वी ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब ये कैसे बना, इसको भी समझ लेते, कई बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, तो समझना, यहाँ पर ओमेगा बराबर वी अपॉन ए लिखा हुआ है, समझना। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर कितनी होगी, 1 होगी। अब ये जो पावर 1 है, अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी बेटा, अब आप सभी को पता है अगर कोई भी टर्म नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी पावर कैसी हो जाएगी, -1। इसका पावर कैसा हो जाएगा, -1। सो ओमेगा बराबर वी ए इनवर्स। अच्छा, अब इस पावर -1 को ही इनवर्स बोला जाता है। जैसे कि अगर x की पावर 2 है तो इसे x की पावर 2 भी बोलते हैं, और पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, इसे x स्क्वायर कह देंगे। वैसे x की पावर 3 है, इसे x की पावर 3 भी कहते हैं, और दूसरा नाम कॉमन नेम क्या है, x क्यूब। उसी तरीके से जैसे x की पावर 4 है लेकिन इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, x की पावर 5 है लेकिन इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, तो x की पावर 2 का कॉमन नेम है, x की पावर 2 को x स्क्वायर कहते हैं। x की पावर 3 का कॉमन नेम है, इसे क्या कहेंगे, x क्यूब। उसी तरीके से यहां पर जब x की पावर बेटा -1 है तो इसे हम बोल सकते हैं x की पावर -1, लेकिन इसका कॉमन नेम, जैसे यहां पर 3 का क्या बन जाता है कॉमन नेम, क्यूब, 2 का क्या बन जाता है, स्क्वायर। उसी तरीके से यहां पर ये जब पावर -1 होती है तो इस पावर -1 को इनवर्स बोला जाता है। तो एक यूनिट क्या बनी, ओमेगा यानी ओम, सॉरी एक यूनिट क्या बनी, ओम, और दूसरी बनी वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर इनवर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये तीनों चीजें एक हैं, और ये सब किसके बराबर है, ओमेगा के, यानी जो की यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की। तो ये चारों चीजें किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। तो अब जो बच्चे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, मान करके चलिए इन्होंने ये दिया, ये याद किया, अब कई बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, इसकी जगह ये लिख दिया जाता है, या ये लिख दिया जाता है, या इसकी जगह इनमें से कोई लिख दिया जाता है, तो जो रट के गए वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में समझना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती क्या, वोल्ट पर, वोल्ट अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, यहाँ पर ए होगा। ठीक है,
यहाँ पर ए होगा, हाँ एम्पियर का सिंबल ए होता है, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर V अपॉन ए आएगा या VA इनवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स, याद रखिएगा बेटा, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक ओम क्या होता है, कई बार पूछा जाता है डिफाइन 1 ओम। तो आइए सबसे पहले इसको अलग से समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, R बराबर कितना होता है? V अपॉन आई। क्लियर हो गया? R बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आई, ठीक है। V बराबर आई है तो R बराबर V अपॉन आई। अगर समझो कि ये हमारा मान करके चलो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए? 1 वोल्ट का हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 1 वोल्ट का हो जाए। और इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है, करंट वो 1 एम्पियर हो जाए। करंट इसमें फ्लो होने वाला कितना हो जाए? 1 एम्पियर। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आया है वो क्या आ जाए? 1 वोल्ट आ जाए। क्लियर हो गया? तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला लगाया रेजिस्टेंस निकालने के लिए, रेजिस्टेंस को पता करने के लिए फॉर्मूला लगाया V अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पर V कितना है? V आपका कितना है? 1 वोल्ट। और एम्पियर कितना है? 1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, 1 होता है तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, 1 V अपॉन ए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 V बाय ए, इसे लिख सकते हैं 1 V A इनवर्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओम। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 ओम। तो ये 1 ओम कब आ रहा है? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का, और करंट कितना है? 1 एम्पियर का। याद रखिएगा, ये 1 वोल्ट 1 ओम कब आ रहा है? जब कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V वोल्ट है, 1 वोल्ट है, ठीक है। और करंट, कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाए? 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए? 1 वोल्ट का हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो क्या होगा? 1 ओम। क्या होगा बेटा? 1 ओम। सो व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स of the conductor when the constant potential difference of 1 volt is applied across them and produces the 1 ampere of current through it। क्लियर हो गया? बात वही पूरी कही गई है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उसको 1 वोल्ट रखा जाए और उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाए? 1 एम्पियर का हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो कितना होगा? 1 ओम होगा। कितना होगा बेटा? 1 ओम। तो ये भी पूछा जाता है 1 ओम। अब अगर वन शॉट बना रहे होते तो ये इतना ज्यादा डेप्थ में डिटेल में डिस्कशन इन सब चीजों का नहीं हो पाता। कई बच्चे 10th तक आ जाते हैं, वो इनवर्स का कॉन्सेप्ट ही उनको नहीं क्लियर होता। कई बच्चे मैंने नोटिस किया, इसीलिए तो ये सारी चीजें वन शॉट में अच्छे से नहीं कवर की जा सकती हैं। और वन शॉट में इफ एंड बट कवर करने की कोशिश भी करेंगे तो वीडियो 7-8 घंटे 10-10 घंटे की बन जाएगी, जिस हिसाब से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हम टाइम लेते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम पेपर अपने आप को पेपर के लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सो आप क्वेश्चंस को तभी कवर कर पाएंगे, वहां पर पेपर में जाके सॉल्व कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हुए होंगे। आप केवल वन शॉट के चक्कर में, इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो आप इंपॉर्टेंट तैयार करके जाओगे और आपके मन में रहेगा इन्हीं इंपॉर्टेंट में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप पुरानी वीडियोस, अभी जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम पेपर दिया, आप उनका फीडबैक देखिए, यूट्यूब पे काफी सारे शॉर्ट्स अवेलेबल है, काफी सारी वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है। तो सबको पता ये चल गया। और पिछले 2-3 साल से जो हो रहा है, जिस हिसाब से सीबीएसई ने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है, ये क्योंकि होता क्या है कि बच्चे केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं और उसी में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कोई एक दे देता था सीबीएसई, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। एनालिटिकल क्वेश्चंस, बच्चों की एनालिटिकल पावर को, बच्चों के माइंड की एनालिटिकल पावर को चेक करने के लिए अब वो नई प्रॉब्लम बना करके या थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही वहां पर जाकर के परफॉर्म कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और एक बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो उस पर बेस 7-8 क्वेश्चन और बीच बीच में कई सारे, जहां से भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले और नए क्वेश्चंस मिले, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। केवल इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागिए, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। एंड जब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो बैक एक्सरसाइज उठाएं, दूसरी बुक्स उठाएं, क्वेश्चन बैंक उठाएं और उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी जितने भी क्वेश्चन उनको लगाने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है,
अगर बच्चे इस तरीके से पढ़ना चालू करेंगे तभी जाकर के वो बोर्ड में जिस हिसाब से सीबीएसई पेपर फ्रेम कर रहा है तब जाकर के वो अपने इस जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां पर वो उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अगर वो केवल इंपॉर्टेंट रट करके जाएंगे तो विश्वास करिए आने वाले समय में इस सेशन में और आने वाले जिस भी सेशन में आप ये वीडियो देख रहे होंगे और यहाँ तक रुके और टिके हुए होंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस या किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी वायर की बात करेंगे, रेजिस्टर को एक दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे डेप्थ में और डिटेल में। वंस अगेन थोड़ा सा अगर वीडियो लाइक कर अच्छा लगा हो, वीडियो पढ़ते वक्त अच्छा लग रहा हो, अच्छी जानकारी मिल रही हो, बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हो आपके इस वीडियो में, तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और कोशिश करिएगा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की। ठीक है, वापस आते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंडक्टर के या किसी वायर के रेजिस्टेंस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है टेम्परेचर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला डेप्थ एंड डिटेल। व्हाई डेप्थ एंड डिटेल? आप खुद इस पैराग्राफ के अंदर सारे पॉइंट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं इसमें फ्रेम भी करूंगा। जो बच्चे हमारे पुराने लगातार जुड़े हुए हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको खुद पता है कि अगर कोई टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तो काफी सारे उस टॉपिक के डिस्कशन के दौरान काफी सारे इंपॉर्टेंट और घुमावदार क्वेश्चंस बीच में टॉपिक के बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव और घुमावदार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक एक लाइन पे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। किताबों में जनरली यही बात लिखी रहती है कि बोले क्या, कंडक्टर को लेकर के ज्यादातर लिखा रहता है कि प्योर मेटल का क्या बेटा, प्योर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आपने ये पॉइंट तैयार कर लिया, आपने ये पॉइंट रट लिया। अब इसी को बोर्ड सीबीएसई कैसे पूछेगा, ध्यान से देखना। बोले क्या, ये हो गया हमारा टेम्परेचर और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और बात की जा रही है कंडक्टर की। किसकी बात की जा रही है? कंडक्टर की। तो आर और आई का ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक इंक्लाइन लाइन होगी, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर टेम्परेचर है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर, और यहां पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर उस वायर का, कंडक्टर का इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बात की जा रही है स्पेसिफिकली कंडक्टर को लेकर के। सो कंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है इस लाइन की बदौलत। अब कहोगे एनसीईआरटी ने तो ये कहीं बताया ही नहीं, एनसीईआरटी ने तो ये कहीं बताया ही नहीं। अब एनसीईआरटी ने तो वो लिखा था कि बोले क्या, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी कंडक्टर के लिए या प्योर मेटल के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब उसका उसी चीज को एनसीईआरटी ने किस फॉर्म में पूछ लिया? ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लिया। देखा यहां से कैसे क्वेश्चन। अब कहोगे वो तो एनसीईआरटी की किताब में कहीं है ही नहीं, वो तो एनसीईआरटी की किताब में कहीं है ही नहीं। था ना, रिलेट नहीं कर पाए तो, लेकिन नहीं था डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं था, बट जो पूछा गया वो विद इन द कॉन्सेप्ट रह करके उस चीज को सॉल्व किया जा सकता है ना। इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तो इसी प्रकार का ग्राफ बनता है। और ग्राफ आपको 9th क्लास में मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और काफी सारे ग्राफ्स पे बेस्ड क्वेश्चंस और टॉपिक्स आप लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर नहीं भी ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर ये पॉइंट आपका तैयार है कि बोले क्या, प्योर मेटल के लिए जैसे जैसे इंक्रीज होगा क्या टेम्परेचर, वैसे वैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। तो ये अब एक ग्राफ ये बना दिया उन्होंने, एक ग्राफ ये बना दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ऐसा बना दिया। तो उसने क्या बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ग्राफ को एनालाइज करो बिना पता हुए भी। अगर इस पॉइंट को आपने याद कर रखा है, रट रखा है, तो इतना तो याद होगा ना कि किसी कंडक्टर के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को देखो, इसमें सब डायरेक्ट इसी की बात करते हैं। यहाँ पर आ गए, टेम्परेचर कितना होगा, मान के चलो 1, यहाँ पहुंचे 2, यहाँ पहुंचे 3, यहाँ पहुंचे 4। तो इस 1 पर रेजिस्टेंस कितना है 1, इस 1 2 पर रेजिस्टेंस कितना है 2, ये एग्जांपल के लिए लिया है। इस 3 पर रेजिस्टेंस कितना है 3, इस 4 पर रेजिस्टेंस कितना है 4।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू भी ऊपर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ इसका ये होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है सीबीएसई। दिया उसने, अब डायरेक्ट नहीं है, अब उस लाइन में उस क्वेश्चन को देख पाना आपके पास वो कला है कि नहीं, आप दिमाग से उस चीज को डेवलप वहां कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप डायरेक्ट आप केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे और सोचेंगे कि एज इट इज ही पूछा जाएगा, एज इट इज ही लिख के आएगा। सो सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। विश्वास करिए, इस तरीके से पढ़ने की कला अपने अंदर डेवलप करिए और आप पढ़ तब पाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ देख पाए, अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लाइंस होंगी जहां पर और तरीके के इस तरीके से घुमा घुमा करके क्वेश्चंस बन रहे होंगे, फ्रेम किए जा सकते हैं। सीबीएसई वो बना करके पूछ रहा है। डायरेक्ट वो जो था ना कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, अब वो काम नहीं है मेरे भाई। अब वो तरीका भूल जाइए। इस तरीके से वाकई में अगर आप पढ़ने वाले हैं, देखो दो तरीके के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एक पढ़ने वाले वो बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। अभी टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं। एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। समझना ध्यान से। जैसे एक नया सेमेस्टर चालू हुआ 3 महीने का, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मंथ 1 और मंथ 2 में सिलेबस खत्म कराया जाता है और इस मंथ 3 के 15 दिन में थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाता है और इस 15 दिन में मान करके चलिए टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइप ए का बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बस खेलता कूदता है, ज्यादातर फोकस काम को कंप्लीट करने पे, कॉपी को कंप्लीट करने पे, सिलेबस को कंप्लीट करने पे रहता है, ठीक है। फिर आखिरी के 15 दिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोले क्या कि लाओ अब वन शॉट देखना चालू करें, लाओ अब थोड़ा सा पढ़ना चालू करें। तो जहां से इन किन प्रकार ने वो पढ़ता है एंड देन फाइनली वो जाकर के पेपर दे लेता है। बच्चा थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिमाग का होगा तो इतने में ही वो 80% ले आता है, इतने में 80% प्लस पहुंच जाता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप के बच्चे की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बात करते हैं। ये हो गया मंथ 1, ये हो गया मंथ 2 और ये हो गया मंथ 3। तो यहाँ पर लगभग मान करके ये चलते हैं, आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि 2 महीने में उसका सिलेबस खत्म हो गया और इस 15 दिन में उसकी प्रिपरेशन मतलब रिवीजन टाइप का हो गया और इस 15 दिन में उसका पेपर होता है। तो वो बच्चा पहले दिन से ही क्या करता है, जो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में, कोचिंग में, जहां कहीं भी वो पढ़ रहा है, उसने उसको एकदम किताब से, एकदम समझ रहे हो ना, पढ़ना चालू कर दिया। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, एक एक लाइन अपने रेफरेंस बुक की, जो भी बुक उसके पास है उसने वहां से पढ़ना चालू किया। और उतना ही नहीं पढ़ा जो क्लास में पढ़ाया गया, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उतना ही नहीं आ सकता है। एक टीचर जैसा मैं भी अगर पर्टिकुलरली अगर अपनी क्लास में जाऊंगा तो किताब की लिखी हुई एक एक लाइन को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके चलाऊंगा। बट जब मैं पेपर बनाऊंगा ना तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर रखूंगा जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किए। अगर मैं अच्छा टीचर हूंगा या जो भी अच्छा टीचर होगा वो ये चेक करना चाहेगा कि एक्स्ट्रा किसने पढ़ा। लेकिन बात यही है कि आजकल की जनरेशन के बच्चों को जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टीचर अपना जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा वही पढ़ ले ईमानदारी से तो वही बड़ी बात है। रीजन भी कि आजकल वो इंस्टाग्राम पे रील्स सरकाने में बच्चा बिजी है, बच्चा बिजी है स्नैपचैट पे स्नैप बनाने में। तो बच्चा ऐसी ये जो फेसबुक, सोशल मीडिया, जितना भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया है, बच्चा ज्यादातर अपने आप को इंगेज वहां रख रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चे के लिए केवल उतना ही पढ़ ले जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। बाकी बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट, बुक के पीछे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की एक्सरसाइज होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस अलग दिए जाते हैं रेफरेंस बुक में, बुक्स में काफी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं। तो ऐसी बुक्स में ये सब जो टॉपिक्स और हेडिंग्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इन सबको तो कवर करना और पढ़ना एंड इवन चैप्टर को केवल रीड करना, ये तो बहुत दूर की बात है। बच्चा केवल आज के जमाने में इतना ही पढ़ ले जितना उसको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा पढ़ाकू बच्चा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए उसके समाज में, उसके चारों तरफ इतनी सारी चीजें हैं कि वो ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक कारण बन रहा है, ठीक है, कि जब हम बोर्ड एग्जाम में पेपर करने बैठते हैं तो हम जनरली टाइप ए के होने के कारण क्या होता है, अब यहाँ पर जो बुक रीडिंग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन बैंक में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन सब में दिए रहते हैं। प्लस दूसरी बात एक ये भी हो जाती है कि हमारा कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है तब जब खास तौर पे हम वन शॉट और आखिरी के 15 दिन पर विश्वास करते हैं, टाइप ए के होते हैं। लेकिन अगर हम आराम से, ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दें कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और उसको इस तरीके से, अब आप जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, इस तरीके से अगर हम पढ़ने की टेक्नोलॉजियां डेवलप कर रहे हैं अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, केवल 10-15 दिन तक दिक्कत होती है, लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो फिर मजा ही आ जाएगा कि एक लाइन में आप कितने पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप टाइप ए वाले हैं कि टाइप बी वाले हैं, शर्म की कोई बात नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस हम फ्रेम कर रहे हैं, तो आप भी क्या कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा फ्रेम कर पा रहे हैं? आपके दिमाग में पढ़ने के दौरान उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिमाग में डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं? तो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन फ्रेम किया और उसका आंसर क्या है। ठीक है, वापस आते हैं। तो यहां पर अगर प्योर मेटल होता है तो प्योर मेटल को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जैसे जैसे प्योर मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है उस प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब बात की जाती है किसकी बेटा, इंसुलेटर्स की, यहां पर तो मैं जब ये पीपीटी बना रहा था तो एक तगड़ा क्वेश्चन, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना था, अभी मैं वो कवर कराऊंगा। ठीक है, ये तो ग्राफिकल वाला तो अभी तुरंत बना दिया, इसको मैं पहले से सोच के थोड़ी बैठा था, अभी बना दिया, पढ़ते पढ़ते बस बना दिया। तो इस तरीके से अपने दिमाग की वर्किंग और फंक्शनैलिटी को डेवलप करिए आप लोग, वरना फिर बहुत टफ होगा आने वाले। अभी अब आप सभी को पता होगा सभी स्टेट बोर्ड किसको कॉपी कर रहे हैं, सीबीएसई को। अब सीबीएसई ने वो चालू कर दिया तो स्टेट बोर्ड भी अगले 1-2 साल में चालू कर देंगे इसी तरीके से। तो अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। ठीक है, कह रहा है व्हाइल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स, ध्यान से सुनना, इंसुलेटर्स की बात की जा रही है, सेमीकंडक्टर्स की बात करी जा रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जा रही है। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर कोई आपके पास इंसुलेटर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास इंसुलेटर है, अगर आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर है, और अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स, यहां पर अगर इंसुलेटर हो, कौन हो, ध्यान से देखना बेटा आप लोग, कि इंसुलेटर हो, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हो, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हो और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस हो। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इन सभी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द डिक्रीज, हाँ, डिक्रीज करता है कब, जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये देगा जो मैंने आपको फ्रेम किया था, ध्यान से देखिएगा, बोले क्या, ठीक है, विच, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस with the increase in temperature। ठीक है, पहला ऑप्शन है मैं आपको दे देता हूं Na, दूसरा कॉपर Cu, तीसरा कार्बन और चौथा पॉइंट मैं आपको दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इन चारों में से किसका रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर के बढ़ने पे? अब आपने एनसीईआरटी में या जो भी आपकी रेफरेंस बुक होगी वहां पर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि किसी एक किताब से पर्टिकुलरली नहीं आता, 2-3 किताब हम लोगों को पढ़नी होती है। तो अगर बच्चों के पास 2-3 किताबें नहीं होती हैं, अब हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये सारी चीजें पीपीटी और इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं बार बार डेप्थ एंड डिटेल, क्योंकि 2-3 किताबों को पढ़ करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तब ये पीपीटीज बना करके प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूँ। तो 2-2 3-3 किताबें पढ़ करके, तो वीडियो को एक तरीके से अच्छे से देखिए, आपके खुद 2-3 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से डिटेल में टॉपिक और डिस्कशन कवर होगा और समझ में आएगा। ठीक है, वापस आते हैं। तो अब यहां पर दिखना ध्यान से क्वेश्चन कि आपने वहां पर पढ़ा इंसुलेटर कि एक इंसुलेटर जो होता है, अभी केवल पर्टिकुलर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, एक इंसुलेटर का टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, इंसुलेटर का, अब यहां पर तो वो कहीं है ही नहीं, लेकिन उस एक पर्टिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा होगा तो आप तुरंत कहां क्लिक करोगे, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन यहां पर इंसुलेटर का काम करेगा और कार्बन इंसुलेटर का काम करेगा। तो यहां पर इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ने लगता है अगर टेम्परेचर घटता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटने लगता है। पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात, अब इसी पे एक
ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रेम करके सेमीकंडक्टर्स को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब इसी को लेकर के इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब बताइए कि क्या सीबीएसई वाली या किसी पर्टिकुलर बुक में, एनसीईआरटी में, कोई भी रेफरेंस बुक में, तो यहाँ पर इंसुलेटर्स की बात की जा रही है, तो इंसुलेटर्स की तो लिस्ट बहुत सारी, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। तो क्या वो 15 क्वेश्चन मान करके चलिए, फॉर एग्जांपल मान समझो पहले यहाँ पर कि मान करके चलो एक एग्जांपल है इंसुलेटर्स के 15, तो क्या 15 इंसुलेटर्स के नाम लिख करके यहाँ 15 ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाएंगे? यहाँ पर बात की गई है सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल मान करके चलो होते हैं 6, ठीक है। तो जब सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो 6, तो क्या 6 सेमीकंडक्टर्स का नाम लेते हुए यहाँ पर पर्टिकुलरली क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, उनके ग्राफ दिए जाएंगे? द आंसर इज नो। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल मान करके चलो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 10, तो क्या इन 10 इलेक्ट्रोलाइट्स पर ऐसे कोई क्वेश्चंस फ्रेम करके या कोई ग्राफ फ्रेम करके दिया जाएगा क्या? द आंसर इज नो, ठीक है। तो एज अ टीचर हम लोगों का भी काम यही होता है कि हमने बता दिया, लेकिन जब हम पूछेंगे तो उसी को कैसे घुमा करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? टॉपिक वही रहेगा, पेन वही है, लेकिन कभी ये धुरा तो कभी ये धुरा। लेकिन होता क्या है, दिखाते पतला वाला और दे मोटा वाला देते हैं, फिर कहते हो सर जी मोटा दे दिया आपने। सर जी ने मोटा नहीं दिया, सर जी के मोटे और पतले पे ध्यान मत दो, सर जी के पेन पे ध्यान दो कि सर जी ने जो टॉपिक दिया, कॉन्सेप्ट दिया है, वो वही है जो सर ने डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है। लेकिन आपको मोटे और पतले पे ज्यादा ध्यान रहता है, तो इस पे मत जाओ, वरना यहां पर तो क्वेश्चन पता नहीं कितने बन जाएंगे इस पर्टिकुलर 2 से 3 लाइनों के अंदर। तो एक एक लाइनों पर जो 10-15 क्वेश्चन बन रहे हैं, 50 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो क्या 50 क्वेश्चन लिख करके देगा कोई किताब वाला या राइटर या टीचर? द आंसर इज नो। इसीलिए कह रहे कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि बोले क्या कि जो एक इंसुलेटर होता है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब वो कॉन्सेप्ट, वो लाइन आपने पकड़ ली, वो कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, तो आप तुरंत कवर कर लोगे। अब यहाँ सेमीकंडक्टर वाले ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्राफिकल बेस्ड, जो हमने ग्राफिकल वाला, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो एक एक चीज थोड़ी बताई जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान दो, और उसका एप्लीकेशन लगा करके ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम करो, और इस तरीके से पढ़ोगे तब मजा आएगी, ठीक है, और समझ में भी आएगा टॉपिक। और जब अदर क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी करते रहे, तो टॉपिक का रिवीजन भी होता रहेगा। तो एक इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात, आप सभी लगभग जो बच्चे इस वक्त क्लास 10th में हो, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं इस सेशन में, तो अगर आपके संपर्क में कोई बच्चा 9th क्लास का हो, तो उस तक इस वीडियो के लिंक को, इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे 9th क्लास की भी वीडियोस अपलोड होंगी। दूसरी बात, अगर आप 10th में पेपर दे करके 11th में जा रहे हैं, आप 11th में पढ़ने मैथ्स लेंगे अगर एज अ सब्जेक्ट, और आप अगर हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो 11th क्लास और 12th क्लास, इवन 12th क्लास का भी, अगर आपके कोई दीदी भैया हैं, तो 12th क्लास का भी हमारा एक वीडियो, एक दूसरा चैनल है, 11th-12th का दूसरा चैनल है और 9th-10th का दूसरा चैनल। तो 11th-12th का जो चैनल है, उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कुछ ही दिनों में, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे इस वक्त 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में जाने वाले हैं, ठीक है। वापस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। बोले क्या? फ्यू एलॉयज, एलॉयज की बात की जा रही है। अब एलॉयज क्या होते हैं? क्लास 10th की केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीज। तो ये दो नाम दिए गए किसके बेटा? एलॉय के। किसके नाम दिए गए? एलॉय के, ठीक है। डू नॉट चेंज दियर रेजिस्टेंस एप्रीसिएबली फॉर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स, ठीक है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ एलॉयज जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज, ठीक है, यहाँ पर दो एलॉयज के नाम बताए गए, बोले कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज के, ये एक लंबे टेम्परेचर के लिए, एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले यही पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंजेस रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि नहीं बना? उनमें से अगर कॉन्स्टेंटाइन होगा या मैंगनीज होगा। इसे ऐसे भी घुमा करके पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंजेस टेम्परेचर विद द वाइड रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। Which of the following do not changes resistance with the wide range of change in temperature? Option A, metals, pure metals. Option B, insulators. Option C, semiconductors. And option D, alloys. So option D, alloys होगा। क्लियर हो गया? सो अगर आप कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होंगे, मैं कितने डिस्कस करूं,
कितने कवर कराऊं। अगर आप भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है ना, तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए और बनाइए। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इनमें से, मतलब समझ रहे ना, टाइप ए वाले नहीं, टाइप बी वाले, कहाँ चला गया, ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी, हट गया क्या, हाँ, ये जो टाइप ए वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप बी वाले की, क्योंकि हम इस कैटेगरी के थे, जो हम आपको साफ बताएं। तो अगर इस टाइप के जितने भी बच्चे ना, बस झड़ी लगा दो कमेंट सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस की, और सभी टाइप बी वाले उसका आंसर भी बताएं कमेंट सेक्शन में, जो भी बच्चा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। इस तरीके से देख रहे कि नहीं देख रहे, ये पढ़ाई का रस है, ये पढ़ाई का मजा, इस तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। लेकिन तुम्हें मजा दूसरा चाहिए, वो हम देते नहीं है, ना हमारे पास है देने के लिए वो व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई का मजा लेना हो तो यहाँ पर आना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बना के बोले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंजेस रेजिस्टेंस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सो वहां पर एक ऑप्शन कॉन्स्टेंटेन होगा तो क्लिक कर देना, मैंगानीन होगा तो क्लिक कर देना, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एग्जांपल को लेकर के। और अगर एलॉय, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और प्योर मेटल दिया जाए तो इस तरीके से ऐसे में एलॉय होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही है। फिर अब बोलेगा कि बोले क्या, फॉर एलॉयज, अब यहां देखो एक क्वेश्चन बन रहा है, फॉर एलॉयज, एलॉयज के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, फॉर एलॉयज रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा। अब आप रोते रोते आओगे, आप कहोगे सीबीएसई ने तो दे दिया, तो लेना पड़ेगा आपको, अगर आप सही से लेके नहीं जाएंगे। बना ना, कि बोले क्या, टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही रहा। यहां की इस पर्टिकुलर एक लाइन से ये ग्राफ बन रहा है, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसीलिए मैं शुरुआत में बोल रहा हूं डेप्थ एंड डिटेल, ये मत छोड़ो बस, और यहीं से पढ़ने की कला सीखो। आप बेसिकली क्या है ना, कि आप वो जो टाइप ए वाले बच्चे हैं जनरली वो केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ते हैं, आखिरी के वो जब उनको पेपर की गरज पड़ती है तो वो यूट्यूब पे पढ़ाई वाली वीडियो देखते हैं, अदरवाइज वो इंस्टाग्राम में ना वो रील सरकाते हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन आप मजबूर हो तो क्या ही बोले, क्या कहें, खैर छोड़िए। दूसरी बात करते हैं लंबाई पर, ठीक है, लंबाई बहुत जरूरी है, आप सभी को पता है किसी भी चीज की हो। तो यहां पर लंबाई का, किसी कंडक्टर की लंबाई का लेकर के उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सी बात है। अगर एक छोटा और एक बड़ा है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। वैसे मेरे पास छोटा तो नहीं है लेकिन मैं आपके लिए छोटा सा लेके आऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलते हैं, ये दो तार हैं, ठीक है, और मान करके चलो ये है हमारा छोटा तार और ये है हमारा मोटा तार। अभी मोटाई और चौड़ाई पर नहीं ध्यान देंगे और ये कंसीडर करके चलेंगे कि इन दोनों की जो मोटाई और गोलाई है वो बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में किस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटे वाले का कि बड़े वाले का? द आंसर इज बड़े वाले का। क्यों? क्योंकि ये घर्षण ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बड़ा वाला जाएगा, और छोटा वाला जाएगा तो रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस करेगा। डिपेंड इस बात पर भी करता है कि आपने क्या लगाया है साथ में। वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर अगर तार लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और तार अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर 10 ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या किया है, इस चीज को मुझे खुद लिखना ना, तो 10 मान करके चलो आर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर, और एल लंबाई है। तो आर और एल के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब यहां पर भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, यहां पर भी किसमें, आर और एल के बीच में कुछ एक ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और एनसीईआरटी की किताब में तो केवल इतना ही दिया गया। फिर रोते हुए आओगे और कहोगे दिया ही नहीं गया, लेकिन दे दिया गया। तो अब जब दे दिया गया तो ले लो, क्योंकि जब दिया जा रहा था तो आपको सोचना चाहिए था कि और कितने तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। तो यही इसी पर्टिकुलर लाइन से, इसी एक पर्टिकुलर लाइन से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन बन रहा है। बोले क्या, ये रेजिस्टेंस की लंबाई है और ये उसका रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। इस एक लाइन से आप कहोगे ग्राफ तो एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं गया, दिया तो नहीं गया, लेकिन बिना दिए आपको कैसे दिया जा सकता है इसकी कल्पना करनी आनी चाहिए। इसी से दिमाग की बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा। सीबीएसई आपके साथ यही कर रहा है,
और कुछ नहीं कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि कौन पढ़ रहा है कौन रट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मान करके चलते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या हो गया? दो वायर हो गया, ठीक है, दो तार तार लिए हैं, वायर लिए हैं और डिफरेंट मटेरियल के लिए, ठीक है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है, हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए बोले क्या, दो तार लिए, इस बार लंबाई दोनों की सेम है, लंबाई दोनों की सेम है, चौड़ाई दोनों की सेम है, मोटाई दोनों की सेम है, गोलाई दोनों की सेम है, ठीक है, बट क्या भाई, बट इसका मटेरियल अलग है और इसका मटेरियल अलग है, लंबाई भी सेम है, गोलाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, मोटाई भी सेम है, सब बराबर है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये अफ्रीकन है और ये रसियन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, भले लंबाई सेम हो, मोटाई सेम हो और गोलाई सेम हो, लेकिन अगर मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। आई होप शॉर्टकट में ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा कितना है, रेजिस्टिविटी कवर की है, हाँ ओके वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। किसकी बात करते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया की। इसको समझेंगे, ध्यान से देखना। अब दो तार थे, ठीक है, कितने तार थे बेटा? दो तार थे, ठीक है, लंबाई भी सेम है, लेकिन लंबाई भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, लेकिन एक तार की जो चौड़ाई है, मोटाई है, गोलाई है, वो ज्यादा है और दूसरे तार की चौड़ाई, गोलाई, मोटाई कम है। ऐसी सिचुएशन में जो कम चौड़ा होगा, कम मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो मोटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस, सॉरी, जो मोटा कम होगा, ठीक है, जो मोटा कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जो ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है। तो मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोले क्या, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर। अगर कोई एक यूनिफॉर्म कंडक्टर लिया जाए, ठीक है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया 1/a के। क्या आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी? सेकंड। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज लिखी गई ना कि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है, यूनिफॉर्म कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ये जो स्टेटमेंट लिखी, इसी बात को मैथमेटिकली ये लिखा गया। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी गई कि बोले क्या, किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये जो लैंग्वेज लिखी गई, इसी बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखा गया। तो वो हो गई थ्योरी, हो गई मैथमेटिकल, ये हो गई थ्योरी और ये हो गई आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो इक्वेशन। ठीक है, और मटेरियल से जुड़ा हुआ और टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक, अब क्या करना है, ध्यान से देखना। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया। ठीक है, आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहती थी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इक्वेशन नंबर 2 कह रही है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो अब क्या, दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो बनेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बटा A। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? R इज प्रोपोर्शनल टू L बटा A, यानी L यहां पर क्या है बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और एक मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और R का मतलब क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब इस प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा, फिजिक्स का नियम है, 10th क्लास में भी आप पहली बार आए होंगे, तो जब कभी भी याद रखना प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है। जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। पहली बात क्या बताया कि फिजिक्स में जब कभी भी, या मैथ्स में भी खास तौर पर, जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा तो वहां पर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। पहली बात, अलग अलग जगह पर अलग अलग कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा उनकी वैल्यू क्या है, उनकी यूनिट क्या है, अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है बेटा वो रो आता है। ठीक है, L/A। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला, क्या? R इज इक्वल टू रो L/A। अब ये रो क्या है, अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में काफी डेप्थ एंड डिटेल में। ठीक है, बट यहां पर R क्या है? R का मतलब है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, L का मतलब क्या? उस कंडक्टर की लंबाई, A का मतलब क्या? उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो का मतलब है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
तो अब यहां पर बात करेंगे इस रो के बारे में। ये जो रो आया है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो साफ साफ दिख रहा है, बोले क्या, रो एक ग्रीक लेटर है, याद रखिएगा। ये जो रो है ये कैसा लेटर है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेजिस्टेंस मेड बाय द दिस। अब इस डेफिनेशन को हम आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इसको कैसे डेफिनेशन बनाई गई है, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाना भी फिजिक्स में खास तौर पे कई बार हम लोग डेफिनेशन मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा रेजिस्टेंस की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन यहां पर हम लोगों ने ये बनाई थी। किससे बनाई थी, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसी तरीके से कई बार कुछ डेफिनेशंस होती हैं हम लोग उसके फॉर्मूले से बनाते हैं फिजिक्स में। आइए उसमें से रो की डेफिनेशन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अभी पढ़ के आए हो जो आर है वो रो एल अपॉन ए के बराबर है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, राम बराबर श्याम के, तो श्याम भी क्या होगा, राम के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। राम बराबर श्याम के, तो श्याम भी राम के बराबर हो जाएगा। अब ए यहां डिवाइड हो रहा है, ए को उधर भेज दो, तो रो एल किसके बराबर हो जाएगा, आर ए के। हमें रो चाहिए तो एल यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर भेज दोगे डिवाइड हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर कई बच्चे पता है रो का फॉर्मूला भी रटते हैं, मैंने देखा है। रटना नहीं है, बनाना सीखना है, पहली बात। तो रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन एल, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू क्या बेटा, आर ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, एल। क्लियर हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखना, अगर किसी कंडक्टर का ए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और एल कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए। तो अगर किसी कंडक्टर का ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो रो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ए की वैल्यू कितनी है 1, एल की वैल्यू कितनी है 1, तो ऐसी सिचुएशन में जो रो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर ये जो डेफिनेशन लिखी गई है वो इसी से लिखी गई है, ठीक है। क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी, और दूसरी बात, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, याद रखिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं और रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या हुई रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, किसी वायर की, ध्यान से सुनिएगा, किसी वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी, किसी वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी। किसी वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी। कब, कब, जब उसका लेंथ कितना आ जाए, यूनिट मीटर, यूनिट का मतलब 1, जब उसका लेंथ कितना आ जाए, यूनिट मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाए, यूनिट मीटर स्क्वायर। नहीं समझे, मैथमेटिकली किसी भी तार की जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। कब, जब उस तार की, उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, यूनिट मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाए, यूनिट मीटर स्क्वायर। वही बात यहां लिखी है कि बोले क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब रो, इज का मतलब इक्वल टू, रेजिस्टेंस का मतलब आर, ठीक है। कब, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, जब लेंथ कितनी हो जाए 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, रो। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, रो, और रो एक ग्रीक लेटर है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, इसका नाम होता है रो, ठीक है, याद रखिएगा, RHO। क्लियर हो गया, और ये ग्रीक लेटर है। क्लियर हो गया। दूसरा, अब इसका फॉर्मूला, कई बार बच्चे फॉर्मूला रटते हैं, हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से फॉर्मूला। दूसरी बात, अब इसके यूनिट, कई बच्चे ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, क्यों रट रहे हो भाई, साइंस है, रटने का कोई यहाँ जगह ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। अब देखो, रो का फॉर्मूला हमने आपको क्या बनाया, ठीक है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो रो की यूनिट चाहिए आर, आर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट यहां बताई थी, याद करो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी यहां पर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम बताई थी। क्या बताई थी, ओम। आओ भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम, ठीक है, OHM। एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, लेंथ किस में होगा, मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, ओम का सिंबल ओमेगा, और यहां पर 1 मीटर बचेगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। क्या हो जाएगी, ओम मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो किसी भी मटेरियल, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है। अब आप ये पढ़ के गए,
ठीक। अब सीबीएसई ने घुमा दिया, कहेगा द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज, क्या होगी? पहला बोले क्या? ओम मीटर क्यूब। दूसरा ओम सेंटीमीटर। तीसरा ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ओम किलोग्राम। चौथा ओम, और आगे लगा देते हैं न्यूटन। बात खत्म। अब आपने तो ओम मीटर रटी है, अब यहां ओम मीटर तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये मीटर मीटर क्यूब हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसा होगा। रटोगे कि समझोगे? फिर कहोगे ये क्वेश्चन तो कहीं क्वेश्चन बैंक में नहीं था, ये क्वेश्चन तो सर जी ने पढ़ाया था वहां नहीं था, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं था। नहीं था, नहीं था। समझ गया कि नहीं समझ गया? ऑप्शन समझ में आ गए हो तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एक एक टॉपिक को, पुरानी वीडियोस जाइए, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है, अच्छे से समझाया है, डेप्थ में, डिटेल में। एंड इवन कई टॉपिक जितनी डेप्थ और डिटेल में मैंने बनाई है उन पर बेस्ड वीडियोस, अभी उन पर फिर वीडियो बनाऊंगा। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे नए मिले हुए होंगे, नए डिस्कवर किए होंगे, उनको इंक्लूड करते हुए फिर बनाऊंगा। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। जो एजुकेशन चलती है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, वो इस शेप पे चलती, पैराबोलिक शेप में। स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन जैसे जैसे अपना स्तर बढ़ाओगे तो दायरा बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे चलता है। तो आप सोचोगे कि बोले क्या, अब आपने एनसीईआरटी तैयार करी तो इस लेवल तक तैयार हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो, आप कहोगे क्या इसी दायरे में रह करके पेपर आएगा? नहीं। आपने मार्केट से कोई क्वेश्चन बैंक खरीदी, इस स्तर तक अपने आप को, लेवल 2 तक ले गए अपने आप को, टॉपिक वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, उसको सॉल्व करने के फॉर्मूले भी वही रहेंगे, बट क्या होगा, बस और टफ हो जाएगा। ठीक। अब सीबीएसई क्या कर रहा है पता है? सीबीएसई कुछ क्वेश्चन उठा करके L3 का दे रहा है। ये हो जाएगा L1, समझना, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा L3, ये हो जाएगा L4। तो सीबीएसई अब क्या कर रहा है ना मेरे भाई, समझो उसके पैटर्न को। सीबीएसई कह क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन उठा करके यहाँ के दे रहा है। 2 क्वेश्चन पूरे पेपर में, 2-3 क्वेश्चन दे देगा, इतने में हवा टाइट हो जाएगी बच्चों की। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो समझदार ऐसे बच्चे जिनका दिमाग चलता है, मतलब टेस्ट का मतलब क्या, सीबीएसई ले रहा है टेस्ट, ठीक है। समझो सीबीएसई क्या ले रहा है, टेस्ट। तो टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा कि आपका दिमाग चलता है कि नहीं। सीबीएसई ये नहीं चेक नहीं करना चाहता है कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ के आए और यहां पर कर पाते हैं कि नहीं। सीबीएसई अब इस मूड में है, और इस मोड में है कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि आप पढ़ के आए, तैयार करके आए, तो आप हमारा पेपर करने में उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आप अपना दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं। आप उस दिमाग को वहां जो सीख के आए एज इट इज परफॉर्म कर रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। उसके लिए तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन इतने बाकी भरे, 80% तो क्वेश्चन वही होंगे जो इस लेवल के होंगे, इस कैटेगरी के होंगे। बाकी बचे हुए 20 से 25 मार्क्स, 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन सीबीएसई ऐसे दे रहा है, तो ये चेक करना चाह रहा है ये तैयार करके आए हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला लगा के दिखाओ। सीबीएसई इस मूड और मोड में है, और पिछले 2-3 साल से, और वो आगे इसको और टफ करेगा। पहली बात, अदर स्टेट बोर्ड्स भी इसको फॉलो करेंगे, बिकॉज ये जो चल रहा है ना खेल, इंपॉर्टेंट पढ़ने और पढ़ाने का, ये बंद होने वाला है। लेट मी बी ऑनेस्ट, बिकॉज इससे बच्चों का लॉस हो रहा है। बच्चों का क्या लॉस हो रहा है? बच्चे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ करके इस उम्मीद से पेपर देने जा रहे हैं कि ये जो पढ़ा है यही आएगा, तो बच्चे पेपर में भी वही कर पा रहे हैं जब वो आ रहा है, अदरवाइज वो बच्चे पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे।
बट सीबीएसई चेक करना चाह रहा है कि आपकी एनालिटिकल माइंड, आपके दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर, आपने अगर पढ़ा तो उस चीज को आप अदर जगह है, कुछ नई जगहों पर आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो नई जगह बना करके, नए क्वेश्चंस बना करके दे रहा है, तो वो यही चेक करना है। वो ये नहीं चेक करना चाह रहा है कि आपने 10 जगह सीखा, उन्हीं 10 में से कोई एक दे देंगे और आप कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। आप नई जगह उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले और फंडे को सीखते हुए नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो ये चेक करना चाह रहा है। टेस्ट का मतलब क्या है? आपको चेक करना, सीबीएसई ये चेक करना चाह रहा है बस। तो इस तरीके से जिन बच्चों का 10th हो गया है, हो गया तो हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर कोई संपर्क में आपके 9th क्लास का बच्चा है ना, आपका कोई दोस्त है, जूनियर है, जो वैन में, बस में या साथ में आता जाता है या आसपास पड़ोस में रहता है, तो उस तक ये जानकारी चैनल शेयर करो। और अपने आप को, अगर आप 10th में हो ना, तो 11th 12th में अगर जा रहे हो आप, तो इस तरह से तैयारी करना साल में 2 साल बाद, 2 साल तक इस तरीके से सोचना और इस बात में थोड़ा सा विचारना और इस बात को आधार बना करके जब आप 11th 12th में पढ़ोगे, तब जाकर के आप 12th का सीबीएसई का पेपर कर पाओगे। क्योंकि 12th की फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, मैथ के पेपर में जेईई के क्वेश्चंस दे रहा है सीबीएसई, वो इसीलिए दे रहा है। वो ये नहीं चेक करना चाहता आपने 10 इंपॉर्टेंट पढ़ के उन 10 में से यहाँ, उन 10 इंपॉर्टेंट में से यहाँ कितने कर पाते हो। आपने वो चैप्टर पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो आइए हम आपको 2-3 समस्याएं नहीं देंगे, बाकी एज इट इज देंगे। वो 2-3 सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, बस इतना बताओ। सीबीएसई ये चेक करना चाह रहा है। ठीक है, आई होप आपको कुछ नई बातें, नई चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू सून।